उत्तराखंड लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस के ऑनलाइन बैच में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स देखिए, पॉलिटिकल साइंस जो आपका ऑनलाइन लाइव क्लास चल रही है उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मैंने डिस्कस किया है। एक दो टॉपिक बचे हैं, तो उससे संबंधित कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक उन पे आज हम डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया है, आपके साथ पूरा डिटेल में पढ़ाया गया है। तो यहाँ पर मैं एक पेपर लेकर आ रहा हूँ, बहुत सोच समझ के आपको आंसर देने हैं। उसमें 34 क्वेश्चन। शुरुआत करते हैं। नीला मुकेश जी क्लास से जुड़ गई हैं। क्वेश्चन को देखिए, बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी, और मैं भी अपनी तरफ से क्वेश्चन को बिल्कुल 360 डिग्री पे घुमाने का प्रयास करूंगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है भारत में द्वैध शासन यानी डुअल गवर्नमेंट। बच्चों, जो डुअल गवर्नमेंट होती है, डायरेक्टी सिस्टम जो होता है, द्वैध शासन जो होता है, देखिए अगर हम शुरुआत करते हैं इसकी, तो 1765 में लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लागू किया था। बंगाल का नवाब नजीब-उद-दौला था, हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। और 1772 में इसे वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। लेकिन यहां पर क्वेश्चन कुछ और तरीके से पूछा गया है। द्वैध शासन का मतलब दो लोग शासन करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले जो लागू किया गया, यहां की अगर हम बात करें तो देखिए एक नाम आता है मोंटेग्यू। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो देखिए यहां पर जो इसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है बी। तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ये 1919 में लाया गया था, जबकि मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स 1909 में लाया गया था। साइमन कमीशन की बात करते हैं तो 1928 में भारत में आया था, ये यहां पर लिखा है। तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो 1919 में ये लाया गया। तो यहां पर जो ये शासन, द्वैध शासन लागू किया गया, यहां पर एक बात का ध्यान रखना, ये प्रांतों में लागू किया गया था। प्रांतों में यानी प्रांतों के जो विषय थे उन्हें दो भागों में बांटा गया, एक रिजर्व थे, एक अनरिजर्व। जो रिजर्व थे, इंपोर्टेंट जो अफेयर थे, वो वायसराय के पास थे। जो अनरिजर्व थे, जो महत्वहीन थे, वो भारतीय परिषद, विधान परिषद, यानी वो भारतीयों के पास थे। तो इसका जो आंसर है बी है। अब मैं देखता चलूंगा यहां पर। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 1919 के भारत सरकार अधिनियम, यानी उसी की बात हो रही है जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है, के संदर्भ में यहां पर आपको बताना है। यहां पर चार बातें दी गई हैं, इन चारों में से क्या सही है। तो कह रहा है कि केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल लागू किया गया। केंद्र की बात हो रही है। तो देखिए अगर हम 1853 के एक्ट की बात करते हैं तो केंद्र में विधान परिषद बनाई गई थी, और 1919 का जो एक्ट था, यहां पर राज्य परिषद बनाई गई, यानी 1919 के अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। ये पॉइंट यहां पर ठीक हो जाता है। फिर वो कह रहा है प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद में द्वैध शासन आरंभ किया गया। बिल्कुल मैंने पहले क्वेश्चन में डिस्कस भी किया है, ये बिल्कुल लागू किया गया। भारत में संघीय शासन प्रणाली का आरंभ हुआ, ये बिल्कुल गलत है। इसकी शुरुआत तो 1935 में होगी। तो इसका जो आंसर है वो होगा 1 और 2, यानी डी इसका आंसर है। यहां पर इसका जो आंसर है 1 और 2 सही है। 1 और 2 यहां पर केंद्रीय द्विसदनीय व्यवस्था की बात की जा रही है। देखिए एक होती है द्विसदनीय व्यवस्था, एक होता है द्वैध शासन। 1919 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी और प्रांतों में द्वैध शासन। 1935 का जो अधिनियम था उसके द्वारा प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई, लेकिन प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, यानी प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता दे दी गई। यानी प्रांतों में जो शासन होगा वो भारतीय करेंगे, जिसके लिए 1935 में 37 में पहला आम चुनाव हुआ था, और केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ है 35 में। तो ये ध्यान रखना, डी इसका आंसर है। आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों को अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध दिया गया है। तो काफी लोग मेरे साथ यहां पर जुड़े हैं, नीलम मुकेश जी, आशा आर्या, प्रियंका बिंजोला। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देने का प्रयास कीजिए। हर क्वेश्चन को मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। तो देखिए यहां पर तीसरी अनुसूची दी है, लेकिन तीसरी तो बिल्कुल आंसर ये हो ही नहीं सकता,
क्योंकि तीसरी में तो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं और एक मंत्री, उनके लिए ओथ दी गई है। वैसे ओथ का प्रावधान जो है आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के लिए अलग से भी दिया गया है। पांचवी इसका आंसर आएगा, ठीक है, सातवीं में भी नहीं है, नौवीं में नहीं है, तो 20 का आंसर दे रहे हैं आप लोग बी, बिल्कुल ठीक है। भारतीय राज्यव्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी में निम्नलिखित में सर्वोच्च कौन है? तो क्या सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, रिलीजन या कॉन्स्टिट्यूशन? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो सकता है? बहुत कूल होकर आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 4 बताने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा सोनिया जी? क्वेश्चन नंबर 4, तो स्टूडेंट्स देखिए इसमें जो सर्वोच्च है वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, क्योंकि अगर रिलीजन की बात करते हैं, राइट ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 वो भी संविधान में जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग होगा। पार्लियामेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करती है और सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग करता है। वो बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर राज्य वर्णित करता है? क्या फंडामेंटल राइट है, या प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या 9th शेड्यूल, या डीपीएस यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? तो शीला राणा का जो आंसर आया है अभी तक, अच्छा ये 5वां क्वेश्चन चल रहा है, हमें बिल्कुल जल्दी नहीं करनी है, बहुत कूल होकर आपको सोचना है और तब आंसर देना है। तो कहां पर हमें लगता है कि भारत सेकुलर कंट्री है? तो स्टूडेंट्स देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रीम्बल है, प्रीम्बल, इसमें एक वर्ड लिखा है धर्मनिरपेक्ष, ये लिखा है और इसे 42 अमेंडमेंट 1976 के द्वारा डाला गया था। तो इसका आंसर क्या हुआ? बी। क्वेश्चन नंबर 6, भारत एक संघीय राज्य है यानी फेडरल स्टेट है, तो फेडरल स्टेट का मतलब यहां पर क्या होता है? जब मैंने आपके साथ फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की थी तो मैंने बताया था कि भारत के अंदर संघीय प्रणाली है, ठीक है ना? तो उसका मतलब क्या होता है? देखिए, संघीय प्रणाली का मतलब होता है यहां पर दोहरी सरकार है, एक केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, और दोनों में शक्तियों का विभाजन दिया गया है। शक्ति का केंद्र और राज्यों के बीच यहां विवरण दिया गया है, ठीक है? तो ये इसका आंसर था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी सा क्वेश्चन दिया है, कौन फंडामेंटल राइट नहीं है? तो यहां पर देखिए कौन फंडामेंटल राइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर हो सकता है, इसको आप देखेंगे। उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार यानी अगेंस्ट ऑफ एक्सप्लोइटेशन, राइट ऑफ अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, है ना? फिर समान कार्य के लिए समान वेतन, इक्वल वर्क एंड इक्वल सैलरी, है ना? फिर देखिए कानून के समक्ष समानता दिया है, धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। सब हर चीज को आपने पढ़ा है। इसका क्या आंसर हो सकता है नीलम जी? ये पॉलिटिकल साइंस संविधान, और देखिए संविधान जो आपका देख रहे हैं आप, संविधान आपके स्क्रीनिंग में भी है। तो सही आंसर दे रहे हैं समान कार्य के लिए समान वेतन, क्योंकि ये जो है ये डीपीएस का हिस्सा है यानी नीति निर्देशक तत्व, और इसमें आर्टिकल 39 में दिया है। तो यही आंसर है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? यहां पर 4 आर्टिकल दिए हैं और सारे के सारे जो आर्टिकल हैं फंडामेंटल राइट से संबंधित हैं। तो इनमें कौन डिफरेंट कैटेगरी में आता है? 8 का आप बी कह रहे हैं। सोनिया जी आप 8 का बी कह रहे हैं, लेकिन आपका आंसर गलत हो जाता है। एक्चुअली में देखिए, आपने देखा होगा 6 फंडामेंटल राइट हैं। 6 फंडामेंटल राइट में पहला फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार, और राइट ऑफ इक्वलिटी जो है ये आर्टिकल 14 से 18 तक है, ठीक? तो 14, 15 और 16 ये राइट ऑफ इक्वलिटी में आता है, और ये है ना आर्टिकल 19 राइट ऑफ फ्रीडम में आता है, जो 19 से लेकर 22 तक है। तो इसका आंसर जो होगा भिन्न वर्ग में आता है डी। आर्टिकल 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द से तात्पर्य क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही शानदार क्वेश्चन, इस बार उत्तराखंड पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए क्या आंसर हो सकता है?
बिल्कुल भी टफ पेपर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन को, जो कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपके साथ पढ़ाया है, स्क्रीनिंग में भी पढ़ाया है और पॉलिटिकल साइंस में चल रहा है। तो क्या देखिए, यहां हिंदू धर्म से तात्पर्य क्या होता है? हिंदू धर्म से तात्पर्य सिख बौद्ध जैन से है। सिख बौद्ध जैन से है, तो पारसी जो है वो हिंदू धर्म में काउंट नहीं होते, ये आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 10, किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? यानी यहां पर प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक, अब फंडामेंटल राइट का उल्लंघन दो तरीके से होता है। देखिए, यदि हमारी गवर्नमेंट यानी हमारी पार्लियामेंट कोई ऐसी विधि बनाती है जिससे फंडामेंटल राइट प्रभावित हो जाए, तो ऐसे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 13 ब्रैकेट में 1 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट उसे शून्य कर देगी, जिसे हम जुडिशियरी एक्टिविटीज या न्यायिक सक्रियतावाद भी कहते हैं। एक, अगर सरकार ऐसा करती है, और दूसरा ये कि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये दोनों प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहां सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के द्वारा और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत। तो आपने देखा भी होगा 5 रिट दायर होती हैं, उनमें खैबस कार्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण है ना, एक मैंडेमस परमादेश होती है ना, ऐसे एक सेट्री होती है, सेरिटरी, और प्रोविजन, और इसके साथ साथ अधिकार परीक्षा में देखते हैं क्यों वारंटो। तो इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों पे आपको ध्यान रखना है। डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। तो भारत एक वेलफेयर कॉन्सेप्ट के साथ चलती है भारत सरकार। तो कहां दिया गया है, और ये आप जानते हैं, मैंने कई बार आपको बताया है कि 2 प्रकार के स्टेट कॉन्सेप्ट होते हैं। एक पुलिस स्टेट कॉन्सेप्ट होता है, जैसे ब्रिटिश काल था, वो डंडे के दम पे काम करते थे, लेकिन आज वेलफेयर कॉन्सेप्ट है, कल्याणकारी राज्य है, हमारी सरकार गर्भ से लेकर कब्र तक काम कर रही है। तो इसका उल्लेख कहां दिया गया है? 11th का ए आंसर आप दे रहे हैं, राज्य के नीति निदेशक का। तो बिल्कुल आपका सही आंसर है, यही इसका आंसर है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेते हैं, परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? यानी इसका मतलब यह हुआ कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है एक इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होता है, ऐसे ही वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो भी इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होता है। तो निम्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, कौन ऐसा है जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन का हिस्सा नहीं है लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का हिस्सा है? क्वेश्चन नंबर 12। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहां पर क्या आंसर हो सकता है, क्या आंसर हो सकता है? देखिए, लोकसभा के जो सदस्य हैं राज्यसभा और लोकसभा दोनों में लेते हैं, राज्यसभा के सदस्य भी दोनों में भाग लेते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य केवल राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, है ना, है ना। लेकिन मनोनीत सदस्य जो है होते हैं, मनोनीत नॉमिनेट मेंबर राज्यसभा के वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। तो डी इसका आंसर यहां पर आया है। नेक्स्ट लेकर चलते हैं, कौन लोकसभा के सत्रावसान यानी प्रोरोगेशन करने के लिए प्राधिकृत होते हैं? देखिए, एक वर्ड आता है प्रोरोगेशन यानी सत्रावसान, और एक आता है एडजूर्नमेंट जिसे हम कहते हैं स्थगन। स्थगन का मतलब होता है, स्थगित का मतलब होता है संसद में आज की कार्यवाही को रोक देना, तो ये राइट स्पीकर को होता है। सत्रावसान प्रोरोगेशन का मतलब होता है कि कुछ दिनों के लिए कार्यवाही को रोक देना। तो 13 का ए आप कह रहे हैं, लेकिन नीलम जी आंसर गलत हो जाता है। प्रोरोगेशन का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, यह ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रपति लोकसभा को कब डिसॉल्व कर सकते हैं? आर्टिकल 85 में आपने देखा भी होगा। तो वो कौन सी सिचुएशन होती है जब राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करते हैं? तो यहां 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर यानी सीजेआई, लोकसभा अध्यक्ष की अनुशंसा पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, और राज्यसभा की अनुशंसा पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, प्रियंका जी प्लीज क्वेश्चन का नंबर डालते रहिए, पता नहीं लगता आप कौन से की बात कर रहे हैं। सी इसका आंसर है। परमाणविक ऊर्जा विभाग निम्नलिखित में किसके प्रशासन के अधीन आता है?
परमाणविक ऊर्जा विभाग, देखिए मैंने आपके साथ डिस्कस किया है जब मैंने आपको प्रधानमंत्री और उसके कार्यों को बताया था, ठीक। तो 14-15 का जो आंसर होता है ये प्रधानमंत्री के अधीन होता है ये विभाग, यानी प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन यहां पर इसका आंसर आएगा, तो ए इसका आंसर है। आगे की ओर बढ़ते हुए भारत के संघीय मंत्रिपरिषद यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इसमें सदस्यों की कुल संख्या किससे अधिक नहीं हो सकती। तो स्टूडेंट्स देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, लेटेस्ट भी कुछ नहीं, इसके लिए प्रावधान किए हुए भारत सरकार को 21 साल हो गए हैं। तो देखिए शुरू में ऐसा नहीं था, यानी प्रारंभ में मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या निश्चित नहीं होती थी, निश्चित नहीं थी। जैसे कौटिल्य कहता है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में मंत्रिपरिषद को प्रीषा कहा है, तो कौटिल्य कहता है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या निश्चित नहीं थी, और उसने तो ये कह दिया कि इंद्र की सभा में 200 मंत्री थे, 100 मंत्री थे, अर्थात इंद्र को 200 आंखें थी। तो आप इसका जो आंसर मुझे दे रहे हैं 16 का आंसर बी दे रहे हैं। देखिए 16 क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए संसद के सदस्यों की कुल संख्या का 10%, ये भी गलत है, ये भी और ये भी। लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% ये होता है। और आप जानते भी हैं कि एक 91 अमेंडमेंट हुआ था, अमेंडमेंट, और ये जो अमेंडमेंट था ये हुआ 2003 के द्वारा। तो इसमें क्या हुआ, जो निम्न सदन होता है यानी लोकसभा के जो सदस्य होंगे उसके 15% से अधिक नहीं होंगे, लेकिन राज्यों के संदर्भ में कहा गया है वहां भी 15% होंगे। लेकिन जिन राज्यों की असेंबली में एमएलओ की संख्या 60 से कम है, वहां की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सीएम सहित 12 लोगों से मिलकर बनेगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, भारत में संसदीय प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम की जो सरकार होती है ना, उसका मतलब क्या होता है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम का कॉन्सेप्ट हमने ब्रिटेन से लिया था। तो पार्लियामेंट थोड़ा सा इशारा कर देता हूं, देखिए पार्लियामेंट में दो प्रकार के लोग बैठे, एक रूलिंग पार्टी के और एक अपोजिट पार्टी के लोग, यानी बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के एमपी भी बैठे हैं और जो पार्टियां हैं उनके एमपी भी बैठे। तो वहां पर देखिए ये जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट, तो इसमें आपने एक चीज देखी होगी, इसमें एक एल फॉर लेजिस्लेटिव यानी विधायिका में सभी पार्टियों के लोग बैठे हैं, ई फॉर एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, और जे फॉर जुडिशियरी कार्यपालिका में कौन लोग बैठे हैं, जो रूलिंग पार्टी के लोग हैं वो बैठे हैं। तो यहां पर कानून लेजिस्लेटिव बनाती है और लागू एग्जीक्यूटिव करती है, ठीक। यानी इसका जो मतलब होता है, आंसर आपका ठीक आ रहा है सोनिया जी, प्रियंका जी आपका भी आंसर ठीक आ रहा है। तो यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है, इसका मतलब जो होता है बेसिकली, यानी यहां पर पार्लियामेंट्री सिस्टम में कार्यपालिका और विधायिका जो होती है एक दूसरे के समन्वय और सहयोग के सिद्धांत पर काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। यहां पर मंत्रिपरिषद, अब देखिए ये जो मंत्रिपरिषद है इसमें केवल रूलिंग पार्टी के लोग हैं। कौन है, रूलिंग पार्टी के, यानी मंत्री लोग हैं। लोकसभा में सभी पार्टियों के लोग हैं। तो जो मंत्रिपरिषद होती है ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये इसका आंसर है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन कोई मंत्री व्यक्तिगत रूप से वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 यहां पर देखिए, यानी संसद को संबोधित करने का अधिकार किसको है। तो इसका मतलब यह होता है कि निम्न में किसको अधिकार है जो संसद की कार्यवाही आदि में भाग लेता है। तो प्लीज, काफी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो पर्दे के सामने आ रहे हैं, बाकी साइलेंट हैं, तो साइलेंट होकर काम नहीं चलेगा। हम कई बार देखते हैं कि हम आंसर नहीं देते। हम आंसर इसलिए नहीं देते क्योंकि हम डर जाते हैं, हमें लगता है कि कहीं गलती ना हो जाए। मैं कहता हूं जो गलती करनी है अभी करो, मेरी आंखों के सामने करो, लेकिन तुम एक्सपेरिमेंट डायरेक्ट एग्जाम में करते हो। मैं कह रहा हूं कि एक्सपेरिमेंट जो करना है वो यहीं पर करो, वो करना है यहीं पर करो, गलती से मत डरो, कोशिश कीजिए। नीलम मुकेश बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ये जो अटॉर्नी जनरल होते हैं आर्टिकल 76, इनकी विशेषता ये होती है कि पार्लियामेंट की कार्यवाही में भाग लेते हैं, वहां बोलने का भी अधिकार होता है, लेकिन इन्हें वोट का अधिकार नहीं होता।
देखिए, राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार क्या होता है? भाई, नए राज्यों के निर्माण वो तो पार्लियामेंट करती है, लेकिन वो कह रहा है कि स्पेशली राज्यसभा को स्पेशल राइट क्या है? युद्ध की घोषणा ये भी नहीं है, ये तो राष्ट्रपति करते हैं। वित्तीय आपात ये पार्लियामेंट, ये भी राष्ट्रपति लगाएंगे। अब देखिए, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में, यहां पर ध्यान रखना, ये जो हमारी पार्लियामेंट होती है इसके दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो कोई भी बिल लाया जाता है तो दोनों सदनों में लाया जाता है, और मंत्री भी किसी सदन से बनाया जा सकता है। लेकिन जनरली हम लोकसभा को पावरफुल कहते हैं, क्योंकि वहां पर जनता के प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते हैं। ठीक है, तो अधिकांश मंत्री लोकसभा से होते हैं, ऐसा नहीं कि राज्यसभा से नहीं हो सकते। 1966 में इंदिरा गांधी जब पीएम बनी, वो राज्यसभा की मेंबर थी। इसी प्रकार हम देखते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह भी राज्यसभा के सदस्य थे। लोकसभा को एक स्पेशल राइट होता है फाइनेंस बिल, वित्त फाइनेंस बिल यानी वित्त विधेयक पर। और वित्त विधेयक का हिस्सा क्या होता है? धन विधेयक, यानी उस पर किसको अधिकार होता है? लोकसभा को। लेकिन राज्यसभा को कुछ स्पेशल राइट होते हैं, जैसे उपराष्ट्रपति को हटाना है तो उसकी शुरुआत राज्यसभा से होती है और वास्तविक राइट राज्यसभा को होता है। जैसे आर्टिकल 312 की बात करते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज, उसमें राज्यसभा को अधिकार होता है ना। इसी तरीके से क्या होता है, ये जो स्टेट लिस्ट होती है, राज्य सूची, उसके विषयों पर संसद जब कानून बनाती है ना, यानी केंद्र राज्य संबंध में हम पढ़ते हैं, तो यहां पर राज्य, उसमें 5 अधिकार होते हैं केंद्र को, मैं पांचों बता भी देता हूं। यदि नेशनल इमरजेंसी लगी है, राष्ट्रीय आपात, तो ऐसी स्थिति में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती है। यदि प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 लगा है, यानी राज्य की सरकार बर्खास्त कर दी गई है, तो भी केंद्र राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है। तीसरा, आर्टिकल 200 में प्रावधान दिया गया है, 201 में, कि राज्यपाल राज्य के किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए आरक्षित रख सकते हैं। इसी प्रकार यदि राज्यों की विधानसभा लिखकर सिफारिश करे तो भी संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। इसी प्रकार राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों द्वारा पारित संकल्प से संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो इसका आंसर डी होगा। तो स्टूडेंट्स, यहां पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जब तक हम शॉर्टकट पढ़ते हैं वो हमारे याद नहीं होता। तो अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर सिलेक्शन की संभावना घट जाती है। तो अभी आपके पास समय है। मैं पोल साइंस में स्टूडेंट्स को देख रहा हूं, ऑफलाइन में बच्चे आते हैं, मैं कहना नहीं चाहूंगा, देखे तो मैंने सरकारी स्कूल के टीचर भी हैं। आप माफी चाहता हूं, मुझे बड़ा अफसोस हुआ एक बात का, क्योंकि शिक्षक एक हमेशा योग्य होना चाहिए। एक सज्जन अभी डिग्री कॉलेज में इंटरव्यू हुए थे पोल साइंस में, तो आपकी पोल साइंस की क्लास डॉक्टर प्रमोद जी लेते हैं, बहुत वेल क्वालिफाइड है, उन्होंने इंटरव्यू दिया, दुर्भाग्य से नहीं हुआ। लेकिन एक इंटर कॉलेज के टीचर आए और उन्होंने वो एग्जाम दिया, वो इंटरव्यू के लिए आए थे, काफी अनुभव भी था उनका। तो मैंने यही क्वेश्चन पूछा था कि फंडामेंटल राइट का सीक्वेंस बता दीजिए, यहीं से शुरुआत की थी। वो कुछ भी नहीं बता पाए, लेकिन डिग्री कॉलेज में सिलेक्शन लिया है उन्होंने। तो मुझे यही नहीं पता कि कमीशन ने किस आधार पर सिलेक्शन दिया है। ठीक, तो बच्चों, सवाल सिलेक्शन तक नहीं है, सवाल यह है कि आपको आने वाली पीढ़ी को भी सिलेक्शन दिलाना है। तो शॉर्टकट बिल्कुल नहीं, पास होने के लिए नहीं पढ़ना है। आप एक शिक्षक हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कीजिए, फैक्चुअल बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ठीक, मैं क्वेश्चन एक सोल्व करता हूं, लेकिन उसके आगे पीछे का सब कुछ बताने का प्रयास करता हूं। आगे देखिए, अंतरराष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कानून बना सकती है ना। तो जो संसद कानून बनाएगी, तो यहां 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें क्या गलत है ये आपको छांटना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सभी राज्यों की सहमति से, बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्यों की सहमति से, बिना किसी राज्य की सहमति से। तो देखिए, अगर स्टेट से संबंधित कानून होते हैं तो स्टेट की असेंबली बनाती है, अन्यथा पार्लियामेंट बनाती है। पार्लियामेंट, कोई भी कानून, यानी पार्लियामेंट में विधेयक लाए जाते हैं,
तो देखिए इसका आंसर डी है, डी। तो पार्लियामेंट में जो विधेयक लाए जाते हैं, जो वो पारित होते हैं, वो 3 प्रकार से होते हैं। एक होता है सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी जिसे हम साधारण बहुमत कहते हैं, यानी उसमें 50% सदस्यों की अनुमति होती है। जो सिंपल मेजोरिटी से होते हैं वास्तव में वो संशोधन की श्रेणी में नहीं आते हैं। जैसे आर्टिकल 2 और 3, यानी नए राज्यों का निर्माण करना या उनके नाम और सीमाओं में परिवर्तन करना। जैसे आपने देखा कि उत्तराखंड बना, उत्तरांचल बना था, कोई संशोधन नहीं हुआ। ऐसे ही उत्तरांचल से उत्तराखंड नाम दिया, कोई संशोधन नहीं हुआ, चूंकि वो सिंपल मेजोरिटी से थे। ऐसे ही इसमें आता है अनुसूची 5 और 6 के विषय, और इसके साथ साथ आर्टिकल 169 विधान परिषदों का गठन करना या अवसान करना। सिंपल मेजोरिटी से होते हैं, संशोधन की श्रेणी में नहीं आते। इसलिए आपने सुना होगा भारत का जो संविधान है उसके फीचर्स की बात करते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एंड रिजिड, यानी वो कठोर भी है और नम्य है। नम्य इसलिए चूंकि सिंपल मेजोरिटी से कानून बना है। एक होता है स्पेशल मेजोरिटी जिसमें 2/3 सदस्यों की आवश्यकता होती है। एक होता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की स्वीकृति। इसमें ऐसे विषय आते हैं जो प्रोविजनल, फेडरेशन, एक नाम सुना होगा आपने, परिसंघीय मामले आते हैं। तो उसमें कई चीज आती हैं, जैसे 7वीं अनुसूची के विषय, उसमें संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, उसमें 2 चीज ये हो गई है, ठीक। तो यहां पर ध्यान रखना, इसमें बिना किसी राज्य की सहमति से ये हो जाएगा, राज्य की सहमति अनिवार्य नहीं। भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन पर नियंत्रण रखती है। तो देखिए भारतीय संसद जो रखती है, बेसिकली जो संसदीय समिति होती है, संसदीय समितियों के माध्यम से। ये जो संसदीय समिति है, देखा होगा तो संविधान में डायरेक्ट इसका उल्लेख नहीं है, ठीक। लेकिन आर्टिकल 105 की यदि बात करते हैं तो यहां पर संसद को विशेष अधिकार है कि वो समितियों का गठन कर सकती है। स्पीड बहुत कम हो रही है। देखिए जब तक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है ना, तो उस राज्यपाल को वेतन, उपलब्धियां और भत्ते कौन देता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एक बार आईएएस प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। स्पीड बहुत धीरे चल रही है हमारी, तो स्पीड थोड़ी सी बढ़ाइए। क्या इसका आंसर हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो सकता है? का आप बी कह रहे हैं? हाँ, बी आप कह रहे हैं, लेकिन 20 का आंसर नहीं है, इसका आंसर डी है। 22 का आंसर डी होता है। देखिए मैंने आपको बताया भी था। तो आर्टिकल 153 3A में इसका उल्लेख किया गया है। यदि जैसे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ की बात करते हैं तो जनरली एक को बना देते हैं, तो वेतन तो उनका डबल नहीं होगा या ट्रिपल नहीं होगा, सिंगल होगा। लेकिन और तीनों ही राज्य देंगे, लेकिन कौन सा राज्य कितना देगा ये राष्ट्रपति तय करते हैं। तो डी का आंसर है। आगे की ओर बढ़ते हुए विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल, आर्टिकल 169 में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? मनोनीत सदस्यों की संख्या है, तो यहां 4 विकल्प दिए गए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा विधान परिषद, इसके 1/3 सदस्य उस राज्य की विधान सभा के द्वारा मनोनीत होते हैं। 1/3 सदस्य जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, जल बोर्ड होता है, नगर निगम आदि के द्वारा होते हैं। 1/3 1/12 एक ऐसे इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा नियुक्त होते हैं जो 3 वर्षों से माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत है। 1/12 एक ऐसे इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा नॉमिनेट होते हैं जो 3 वर्ष पहले स्नातक हुए हैं। रिमेनिंग 1/6 गवर्नर के द्वारा। ये आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में किस वर्ष स्थापित किया गया? संघीय न्यायालय की बात हो रही है, यानी यहां पर सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। कोर्ट स्टूडेंट्स देखिए, 1773 में रेगुलेटिव एक्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान था, जिसने 1774 में काम किया, जिसमें 1+3 जस्टिस थे, चीफ जस्टिस एलिजा एम्पे एंड अदर जस्टिस चैम्बरलेन मिस्टर हाइट। एक सुप्रीम कोर्ट एट प्रेजेंट जो हम देख रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं,
तो 1935 का जो एक्ट था उसमें प्रावधान किया गया था कि दिल्ली में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, लेकिन 35 में प्रावधान था स्थापित जो हुआ है वो 37 में हुआ है, ये ध्यान रखना है। भारत के उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन 25, अच्छे से देखिए और इसका क्या आंसर हो सकता है बताने का प्रयास करेंगे। चलो ऐसे बहुत टाइम लगेगा, डिस्कस कर देता हूं। देश में 18 उच्च न्यायालय हैं, लेकिन बिल्कुल गलत आंसर है। 18 हाईकोर्ट नहीं है, एट प्रेजेंट 24+1 है, 24+1 24 स्टेट के हैं। और आर्टिकल 241 कहता है कि यूटीएस का अपना हो सकता है, एक दिल्ली का है। इनमें से 3 का क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों में है, वो गलत है, वो 7 का है। जैसे हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ का एक है, ऐसे ही गोवा है, मुंबई है, दमन दीव, दादर नगर हवेली, इनका एक है। ऐसे ही हम बात करते हैं अरब, देखिए ऐसे ही हम बात करते हैं लक्षद्वीप और केरल का एक है, पांडिचेरी और तमिलनाडु का एक है, जम्मू और लद्दाख का एक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और वेस्ट बंगाल का एक है। और ऊपर के जो 7 सिस्टर थे उनमें मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा का अलग बना 4 का एक है, तो ये भी गलत हो जाता है। किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि दिल्ली का अपना है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में, बिल्कुल ये ठीक है। तो डी, हाईकोर्ट के 62 में होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के 65 में। निम्न में कौन सा आयोग केंद्र राज्य संबंधों पर गौर करने के लिए नहीं बनाया गया? तो स्टूडेंट्स यहां पर 4 कमीशन आपको दिए गए हैं। तो देखिए केंद्र राज्य संबंध पर 4 बने हैं, एक 5 बने हैं। एक सरकारी आयोग है, एक पुंछी कमीशन है, राजमन्नार कमीशन है, कमेटी, शीतलवाड़ कमेटी है ना, और शीतलवाड़। यहां पर जो सोली सोराबजी आयोग है इसका संबंध इससे नहीं है। एक्चुअली में ये 2004 में पुलिस प्रशासन में सुधार के उद्देश्य से बनाया गया था। अब मैं नेक्स्ट लेकर चलता हूं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन 34 क्वेश्चन है, 4-5 और बचे हैं। इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। क्या इसका आंसर हो सकता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया गया है। काव्या आंसर बताने का प्रयास करेंगी। काव्या जी बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त आपका आंसर है सी, बिल्कुल। यानी सुप्रीम कोर्ट उन पर लगे आरोप की जांच करता है और राष्ट्रपति पद से हटा सकते हैं। ऐसे ही पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में नहीं है? तो आप जानते हैं कि जो पंचायती राज के जो चुनाव होते हैं उसमें SC ST और वुमेन्स रिजर्वेशन होता है और ये रोटेट होता है। लेकिन क्या इसका आंसर हो सकता है? चलो समय खिंचता जा रहा है, मैं बता देता हूं। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां पर पंचायतों में SC के लिए रिजर्वेशन नहीं है। यहां पर SC के लिए रिजर्वेशन नहीं है। तो भाग 9 के अधीन पंचायती जो राज्य व्यवस्था है किन राज्यों में लागू नहीं है? तो भारत के 3 स्टेट ऐसे हैं जहां पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। इनमें मेघालय है, एक मिजोरम है और एक नागालैंड है। यहां पर पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। सी इसका आंसर है। अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। देखिए सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? अब स्टूडेंट्स देखिए, संसद बेसिकली लोकसभा के संदर्भ में कहा जा रहा है। जो काम यहां पर ऐसे ही राज्यों के अंदर MLA होते हैं, तो किसी सदस्य की अयोग्यता के 2 आधार होते हैं। नंबर 1, इलेक्शन कमीशन ने कैंडिडेट के लिए जो एलिजिबिलिटी दी थी, अगर उससे संबंधित कोई विवाद होता है तो ऐसी स्थिति में प्रेजेंट इलेक्शन कमीशन से एडवाइस लेते हैं। और यदि अयोग्यता का आधार एंटी डिफेक्शन दल बदल होता है तो ऐसे में राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श लेते हैं। तो यहां पर वो विकल्प तो बनता नहीं है, तो ये इसका आंसर आएगा। किसी निर्वाचन आयुक्त को उसकी संस्तुति पर कैसे हटाया जा सकता है? जो इलेक्शन कमिश्नर की निर्वाचन आयुक्त, तो यहां पर एक चीज को देखिए, निर्वाचन आयुक्त एट प्रेजेंट 1+2 है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 अलग है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इंपीचमेंट चलता है। ये राष्ट्रपति से डिफरेंट इंपीचमेंट है जो 4 लोगों पर चलता है। उसमें एक होता है कैग, एक हाईकोर्ट के जस्टिस, एक सुप्रीम कोर्ट के
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस और एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन यहां पर बात हो रही है कि अदर को कैसे हटाया जाएगा, कोई आंसर नहीं मिला है अभी तक। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है, इसकी रिकमेंडेशन पर राष्ट्रपति पद से हटा सकते हैं। तो किस किस संस्तुति पर, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त 20 का आंसर आएगा। अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूं, 3 क्वेश्चन बचे हैं। निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष बनाया गया, है ना? तो देखिए, इलेक्शन कमीशन, मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, इलेक्शन कमीशन जब बना था तो ये सिंगल बॉडी था, लेकिन 1989 में क्या हुआ, 89 में इसे 1+2 किया गया। फिर 1990 में क्या हुआ, इसे फिर सिंगल किया गया, और 1993 से लेकर एट प्रेजेंट 1+2 अब तक 1+2 है। तो यहां पर इसका आंसर क्या आएगा, 1989। फिर क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो की गई थी, ये आप जानते हैं कि 1988 में एक अमेंडमेंट हुआ और 1989 में वो लागू हुआ था, और वो था 61 अमेंडमेंट। ये ध्यान रखना, बहुत क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। एंड लास्ट क्वेश्चन की ओर, निम्न में कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता? देखिए, मैंने आपको पढ़ाया भी है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करूंगा कि इसका सही आंसर आप देने का प्रयास करेंगे। जो पोल साइंस वाले स्टूडेंट हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। उचित समय पे आपने क्लास अटेंड की है, क्लास आपकी चल रही है, डॉक्टर प्रमोद जी भी क्लास ले रहे हैं और मैं भी क्लास ले रहा हूं, ठीक। अभी तक एमए में आपने, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, पढ़ा है, ठीक। उसे और ज्यादा पॉलिश करना है। कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कॉल करेंगे, मैं हमेशा आपको सही करूंगा। तो इलेक्शन कमीशन देखिए, ये यानी जो पंचायती राज के चुनाव होते हैं, नगर पालिका नगर निगम के चुनाव होते हैं, इसे इलेक्शन कमीशन नहीं कराता। इलेक्शन कमीशन कराता है स्टेट लेजिस्लेटर, यानी विधानसभा विधान परिषद, पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो ये पेपर यहाँ कंप्लीट होता है। तो आपको कैसा लगा प्लीज ये भी बता दीजिए, और ध्यान रखना, मैं अपनी कोई बात आपके ऊपर थोपता नहीं हूं। जीताइस की टीम अपनी बात बिल्कुल भी आपके ऊपर थोपती नहीं है, आप लोगों के सजेशन लेते हैं। तो आपका कैरियर बेहतर किस तरीके से हो सकता है, आप टेलीफोनिक या व्हाट्सएप के माध्यम से आप सुझाव भी दे सकते हैं। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।